चलिए दोस्तों, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। ठीक है, बहुत दिनों से आज पढ़ाएं कल पढ़ाएं, कब वीडियो स्टार्ट करें 11th का, आज से स्टार्ट हो गया। और जैसा कि मेरा कहना है, मेरा नहीं कहना है, बिल गेट्स का कहना है कि आप गरीब घर में पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब में ही मर जाते हैं ये आपकी गलती है। आप गरीबी में ही आपके जान चले जा रहे हैं ये आपकी गलती है। तो कहने का ये मतलब नहीं है कि हम पैदा कैसे हुए, हम कौन से घर में पैदा हुए। जिस घर में हम पैदा हुए वहाँ हम गरीब हैं, या फिर माँ बाप गरीब हैं, या फिर मेरा ख़ानदान कैसा, ये सब बातें जो है मायने नहीं रखती है। अगर आप उसी हालात में मर जाते हैं, या गरीबी में पैदा हुए या गरीबी में ही मर जाते हैं, ये आपके लिए शर्मनाक बात है। सबसे शर्म वाली बात ये होती है। तो मेरा भी यही कहना है कि आरंभ भले ही प्रचंड न हो, लेकिन अंत प्रचंड होना चाहिए। और हम वैसे इंसानों में से हैं जो आरंभ है प्रचंड, इन बातों पे विश्वास नहीं करते। आरंभ धीरे धीरे हो, लेकिन अंत प्रचंड हो। जब अंत हो तो पूरी दुनिया देखे। आप पैदा जब हुए तो आपको पूरी दुनिया देखे या ना देखे, आप जब पैदा हुए तो आपको पूरी दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन जब आपकी मृत्यु हो तो आपके पीछे पूरा दुनिया चले। कहा जाता है कि आपके पीछे पूरा दुनिया चले। क्या कहते हैं, काफिले में सब हाजिर हों। अगर हम पैदा होते हैं और अगर लोग हाजिर हो रहे हैं, लोग अगर शामिल हो रहे हैं, तो वो मेरी प्रसिद्धि नहीं है, मेरा कुछ हासिल किया होने है, वो प्रसिद्धि मेरे माँ बाप का है। हम अगर घर में पैदा हुए, मेरे घर में हज़ारों आदमी आ रहा है, तो वो हम अपने मुट्ठी में कुछ हासिल करके नहीं लाए हैं ऊपर से। अगर हम मरते हैं और मेरे पीछे अगर हज़ारों आदमी चलता है, तो वो हम हासिल किए हैं। और इसी बात पे हम भी विश्वास करते हैं, और यही विश्वास करते हुए ज़िंदगी में हम हमेशा आगे बढ़ते आए हैं। शुरू से ही हम जिस लेवल पे थे, कहाँ थे, कितना बोले, कभी बोलेंगे अपने बारे में कि हम कौन से हालात से कैसे कैसे गुजरते हुए आज हम पढ़े लिखे यहाँ तक पहुँचे, कभी बोलेंगे आपसे भी, आपके सामने इन बातों को व्यक्त करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, अभी तो यही समझाना है कि आरंभ हो प्रचंड नहीं यार, आरंभ है प्रचंड, ये सब नहीं होना चाहिए। आरंभ धीरे धीरे ही करो, लेकिन अंत को प्रचंड कर दो। अंत करते करते धुआंधार उड़ा दो एकदम। अंत भला तो सब भला। आरंभ प्रचंड है, लेकिन अंत में अगर आपकी हार हो गई तो उससे बड़ी बेइज्जती वाली बात कुछ नहीं हो सकती। आरंभ बहुत प्रचंड करते हैं, आप पूरा शोर कर देते हैं कि आइए हम तो पढ़ने जा रहे हैं 11th, हम तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने जा रहे हैं। आप पूरा शोर शराबा कर दिए कि मैं इंजीनियरिंग निकाल लूँगा, और हम कहें कि हम आपको इंजीनियर एकदम बना देंगे, एयरफोर्स बना देंगे इंडिया। पूरा आरंभ एकदम प्रचंड कर दिए, लेकिन हुआ ये कि आप चपरासी लायक भी नहीं बने। तो इससे बड़े शर्म की क्या बात होगी। अलग बात है कि कुछ लोगों को शर्म नहीं आता है, लेकिन हमको शर्म आता है। हम चेहरा नहीं मिला पाते, आँख आपसे नहीं मिला पाते, इसलिए हम कहते हैं चुपचाप पढ़ो, शांति से पढ़ो, हाथ जोड़ के एकदम पढ़ो, एकदम नम्रता से पढ़ो। मेहनत इतनी खामोशी से करो, कहा जाता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो आप खामोशी से मेहनत करते रहिए, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, साबित नहीं करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप सफलता हासिल कर लोगे, दुनिया जान जाएगा आपके बारे में। तो आरंभ करते हैं, भले ही प्रचंड नहीं हो, धीरे धीरे ही हो, लेकिन अंत प्रचंड होगा, पक्का आप विश्वास रखिएगा। जैसा कि आप 10th में भी देखे थे दूसरे चैनल पे, हम आरंभ भले ही धीरे धीरे किए थे। आरंभ किए थे तो मेरे पास लाइट नहीं, बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसे यहाँ तक के बाल भी नहीं था, हम टकला थे, गंजा थे, ऐसे ही टी शर्ट पे आए थे। आप ही लोग किधर पढ़ाना शुरू कर दिए थे, ना साउंड ना ही लाइट, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि लाइट साउंड के छोड़ो, बाल भी उड़ गया था, बाल भी नहीं था। तो धीरे धीरे सब चीज़ आ गया। उसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और पूरा आईएससी का सिलेबस हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कुछ छूट भी जाता है तो बहुत अननेसेसरी चीज़ रहेगा, तो उसको कहेंगे इसको छोड़ दो, बाद में बता देंगे। ऐसे कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं छोड़ें, हम पूरा बता दें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत लेक्चर हो गया। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो बाद में जानिएगा। सबसे पहले तो आप 10th तक पढ़ते आ रहे होंगे वास्तविक संख्या, अब 10वां तक पढ़ते आ रहे हैं वास्तविक संख्या। कहेंगे प्राकृत संख्या, ये संख्या, वो संख्या बताइए, अरे वो सब नहीं काम करेगा, वो सबको ताका पे रखो। मेन वास्तविक संख्या क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर्स क्या है, वास्तविक संख्या। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं हिंदी में ही, फिर इंग्लिश में भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे।
आइए इसे तो इंग्लिश में भी लिखेंगे। वैसी संख्या, यहाँ तो इंग्लिश इन दोनों में पढ़ाएंगे। वैसी संख्या, ऐसे आज आप कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा क्या रहेगा, इंग्लिश या हिंदी, आपके लिए जो कहिएगा हम वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बस इतने। अब कोई भी नंबर उठा लो, 10th लेवल तक आप कुछ भी उठाओगे, कुछ भी, 2 उठा लो, 2 के स्क्वायर कर दिए 4, तो -2 उठा लो, -2 के स्क्वायर कर दिए तब भी 4, √2 उठा लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए सिर्फ 2, कोई भी 1/2 के उठा लो तो स्क्वायर करने पे 1/4 हो जाएगा। कोई भी नंबर आपके मन में जो भी आता है, 0.2 के होल स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 0.004। अरे जो भी बोलोगे सब प्लसे में आएगा। यहाँ तक कि तुम -3 की भी अगर बात करोगे ना कि -3 है, तो भी स्क्वायर करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आप जितना भी नंबर दीजिएगा सब वास्तविक संख्या होगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि इन सबको अगर हटा दिया जाए और ऐसे देखा जाए कि √2, अब ज़रा इसका स्क्वायर करो तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, -2 हो जाएगा, √3 तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, -3 हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे साफ नज़र आ रहा है कि ये जो संख्या है इसका रूट करने पे -2 आ रहा है, रूट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करने पे -3 आ रहा है। यानी ये जो दोनों संख्या है ना वो वास्तविक नहीं है। कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं इमेजनरी नंबर, इंग्लिश में इमेजनरी नंबर्स कहते हैं। अवास्तविक संख्या ये इमेजनरी नंबर है। ये डेफिनेशन हो गया किसका? अवास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या नहीं प्राप्त होता है उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। बस हो गया। वास्तविक संख्या आप लोग समझे। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त नहीं होता है उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक और अवास्तविक आपको समझ में आ गया। अब कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है, क्यों वास्तविक और क्यों अवास्तविक कहा जाता है, उस पर भी हम आते हैं। फ़िलहाल तो इन सबको मिटाते हैं। और अब मुद्दा आता है कि वास्तविक क्यों कहा जाता है और अवास्तविक क्यों कहा जाता है। देखिए वो भी सवाल उठता है। जैसे अगर रूट अंडर कोई भी नंबर लिखते हो, रूट अंडर 16 की अगर बात की जाए तो रूट अंडर 16 अगर देखते हैं तो रूट अंडर 16 का मतलब है कि 16 आया कैसे। तो हम लोग जानते हैं कि 4 के स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 4 को 4 से ही गुना कर दीजिए, या तो फिर -4 के स्क्वायर कर दो भाई, मतलब -4 को -4 से गुना कर दो। लेकिन अगर रूट अंडर -16 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन से नंबर को कौन से नंबर से गुना करेंगे। तो ऑफलाइन में कुछ बुतरू बोलता है हमको कि 4 को -4 से गुना कर दीजिए। ये तरीका ही गलत है। अगर यहाँ +4 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, +4। या फिर अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस। इसीलिए कभी भी रूट अंडर -16 आ ही नहीं सकता। तो ऐसा रियल में होता ही नहीं। ये अवास्तविक संख्या सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, हकीकत में ऐसा कोई नंबर नहीं है। यह काल्पनिक संख्या है, ऐसा सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला है, जिसे ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर -4
रूट अंडर -16, यहाँ तक कि रूट अंडर -3, और भी मान लीजिए रूट अंडर माइनस में 49, रूट अंडर माइनस में 36, चलो रूट अंडर माइनस में 7, इतने रहने दीजिए। जब भी 10th में इस तरह का नंबर आता था, मतलब रूट अंडर में माइनस, अंडर रूट में माइनस, अंडर रूट में माइनस, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते थे कि वास्तविक संख्या नहीं है या वास्तविक हल नहीं है, कि वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है मतलब कि अवास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर नहीं है। अगर रियल नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा नंबर है, इमेजनरी नंबर है। इन्हीं सब नंबर्स को हम लोग कहते थे इमेजनरी नंबर। और इसका कारण क्या होता था कि इसके साथ में जो अंडर रूट में माइनस है, सबसे बड़ा रीज़न यही होता था। तो इसको सही बनाने के लिए रूट अंडर 4 लिखे और अलग से लिख दिए रूट अंडर -1। देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों हैं रूटे में। तो अगर दोनों रूट में हैं और दोनों को हम एक साथ गुना कर देंगे तो फिर से यही चीज़ हो जाएगा, 4 गुने -1 मतलब -4। लेकिन हम जानबूझ के इसे लिख रहे हैं, रूट 16 को अलग और रूट अंडर -1 को अलग। जैसे रूट अंडर 3 को अलग लिखें और रूट अंडर -1 को अलग लिखें। यहाँ पे रूट अंडर -49 है तो रूट 49 को अलग कर दिए और रूट अंडर -1 को अलग कर दिए। रूट अंडर -36, इसको लिखे रूट अंडर 36 और गुने रूट अंडर -1, इसको लिखे रूट अंडर 7 और गुने में रूट अंडर -1। अब देखो क्या समझाने वाले हैं आपको। यानी जब हम इसको अलग रखें तो ठीक है तो है रूट 4। अगर ऐसे देखो तब तो कह सकते हैं कि 4 है, इसका रूट हो गया कितना 2, अच्छा बात है। इसका रूट हो गया 4, बहुत अच्छा। इसका रूट नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं, सही है। इसका रूट 7, इसका रूट 6, ये नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब इधर वाला जो आप नंबर देख रहे हो, इन सभी को हम लोग कहेंगे कि ये सब के सब कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। अरे ये वास्तविक है, इधर वाला जो दिखाई दे रहा है कौन सी है, अवास्तविक। ऐसा काहे हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि अवास्तविक है? तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है ये जो देख रहे हैं रूट अंडर -1। यही अगर गुना होगा ना तो माइनस हो जाएगा। यही सबसे बड़ा कहो कि चोर है, डकैत है, सबसे बड़ा बेईमान आदमी है जो जाता है और उसको बर्बाद कर देता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आयोटा, आई से डिनोट किया जाता है, आयोटा। आयोटा, अब आयोटा क्यों कहते हैं तो वो हिस्ट्री में आप जाके सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। हम हिस्ट्री के पीछे नहीं जाते हैं, हम हमेशा मैथ साइंस के पीछे रहते हैं। हिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट हमको नहीं है। इसमें भी यही दिक्कत पहुंचा रहा था। इसको बोलते हैं आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ टीचर भी हैं जो आई को इमेजनरी नंबर बोलते हैं। गलत बात है बाबू, आई को इमेजनरी नंबर नहीं आयोटा कहते हैं। बहुत सारे टीचर भी हमको मिल जाते हैं, कुछ बच्चा भी रहता है जो इसको इमेजनरी नंबर कहता है, नहीं आयोटा बोला जाता है इसका। चलिए, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि अगर हम कभी ऐसे आपसे पूछ दें कि अच्छा जरा हमको ये बताओ कि आई का वैल्यू क्या होता है, तो आई का वैल्यू रट जाइएगा कि आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आई का मान आपको याद होना चाहिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो आपके मन में, दिमाग में, जहन में एकदम फिट हो जाना चाहिए, आप चाह के भी इसको भूल ना पाएँ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि हम तुमको भूल नहीं सकते, हम तुमको भूल ना पाएंगे एकदम। यानी मेन जो इमेजनरी नंबर बनाने वाला था वो रूट अंडर -1 और उसको बोलते हैं क्या, आई। यानी अब हम आते हैं, देखो जो भी हम लिख रहे थे 3, 4, 5 जो भी हम लिख रहे थे जिसमें आई नहीं था उसको बोलते हैं रियल नंबर, उसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। अभी आप देखें इमेजनरी नंबर, इसमें आई लिखल रहता है।
जब हम दोनों को मिला देते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है हमको, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, रियल नंबर को कहा जाता है वास्तविक संख्या, इमेजिनरी को कहा जाता है काल्पनिक संख्या, और जब दोनों मिल जाता है तो कह लेते हैं कि मिल गया भाई, तो ये हो गया सम्मिश्र संख्या। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों के मेल से बनने वाले संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में कह सकते हैं कि द नंबर्स विच इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर is called complex number. I repeat this sentence again. The number which is the combined form of real number and imaginary number, this number is known as complex number. अब रियल नंबर को आप लोग जानते हैं कि चलो भाई रियल नंबर है तो रियल नंबर से डिनोट किया जाता है आर ई, रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं। अगर इमेजिनरी नंबर है तो यहाँ पे आई लगा देंगे, आयोटा वाला टर्म। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं तो जेड से। रियल नंबर अगर पूछा जाए तो उसको डिनोट करते हैं आर से, इमेजिनरी नंबर को आई से, स्मॉल आई या कैपिटल आई जो भी लिखो, कैपिटल आई होता है, कैपिटल आई से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं जेड से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। अब ऐसे लिखा जाता है जेड इक्वल टू रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब ए मान लो और बी आई लिख दो। सिर्फ आई मतलब आयोटा, आयोटा के लग जाने की वजह से ये पूरा पार्ट इमेजिनरी हो गया और ये हो गया रियल। तो यहाँ पर हम रियल पार्ट को ऐसे दिखाएंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है ए, और ये जो बी दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये कितना है भाई बी। जैसे एक चीज़ और देखिए, जेड बराबर मान लो ऐसे लिख दिया गया कि एक्स प्लस आई वाई या वाई आई जो भी, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, इसमें रियल पार्ट है एक्स, रियल पार्ट जिसमें आयोटा वाला टर्म नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया वाई। और अगर मान लो कि जेड बराबर कुछ और दे दिए, कुछ भी, जैसे एम प्लस एन आई या आई एन, तो हम इसमें कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम, इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट वाई एम जेड से, ये हो जाएगा एन। अब कभी कभार ऐसे भी होता है कि बी आई नहीं लिखल रहेगा, जैसे हो सकता है ऐसे लिख दे ए प्लस और बी और आई के जगह आप लिख देगा रूट अंडर -1, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसी में देखो ना भाई एक्स लिख देगा और प्लस वाई और आई का मतलब हो गया रूट अंडर -1। यहाँ पे एम है तो एम लिख दिया जाएगा और एन और आई मतलब हो जाएगा रूट अंडर -1। तो इस तरह से भी लिखे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें रियल पार्ट कौन हो जाएगा, जो बिना आई के हैं, बिना आयोटा वाला टर्म रियल पार्ट, और जो आयोटा वाला टर्म होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो फिलहाल तो हम आपको ये क्लियर कर दिए कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है, ये दोनों आप समझ गए। फिर अगर दोनों को मिलाकर नया नंबर बनता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, जेड से। अब जेड बराबर ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई या एम प्लस आई एन जो भी बोलो, जो विदाउट आयोटा है मतलब बिना आई के है, उसको तो हम लोग बोलेंगे रियल नंबर या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आर ई जेड से डिनोट किया जाता है। और जो आई के साथ में उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय आई एम जी, छोटी कोष्ठ में जेड लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों हम समझा दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं ये भी हम समझा दिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका देखो क्या है, हम बता देते हैं। हम उस तरह से नहीं पढ़ाते हैं कि पूरा थ्योरी एक बार बता दिए। किताब जैसे खोलोगे ना तो किताब के पीछे में पूरा थ्योरी रहता है, वो किताब से देख देख के आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दिए।
अब प्रॉब्लम बनाने के बारी आ गया तो टाइम टाइम फिक्स क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हम आपको थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे, अब जितना थ्योरी बताएंगे उसी पर बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, अच्छा खासा प्रॉब्लम आपको बनवाएंगे। हम इतना प्रॉब्लम बनवाएंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ज़िंदगी में, आईसी में प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना प्रॉब्लम आपको बनवाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि चलो भाई इससे पूरा एटा ढोवाना है, पूरा काम करवाना है। एक काम कर रहे, अरे इसको 500 पूड़ी खिलाओ, 1 टप सब्जी खिलाओ, काहे? क्योंकि इसको पूरे घर का काम करवाना। अरे घर का काम करवाना, थोड़ा सा खाना दो, फिर 4 घंटा तक काम करवाओ, फिर खाना दो, फिर 4 घंटा तक काम करवाओ, फिर खाना दो, 4 घंटा तक काम करवाओ। मैथ वैसे ही होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे भी वैसे होते हैं, बहुत सारे टीचर भी होते हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता, ऐसा नहीं बोलेंगे, उनका अपना तरीका है, लेकिन ये गलत तरीका है, मेरे हिसाब से गलत तरीका है। क्योंकि हम भी अभी कोई 60 या 70 साल के बूढ़ा आदमी नहीं हो गए, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हम भी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, हम भी तैयारी ही कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप थ्योरी बताइए और थोड़ा सा प्रॉब्लम बनवाइए, थ्योरी बताइए प्रॉब्लम बना। वैसा नहीं कि पूरा थ्योरी एक बार बता दिए और जब प्रॉब्लम बनाने गए तो पूरा थ्योरी दिमाग से निकल गया, तो ना तो थ्योरी रहता है ना ही प्रॉब्लम बन पाता है आपसे, तो हम वैसे कभी नहीं बताएंगे। तो आज छोटा वीडियो था, छोटा क्लास था, क्योंकि आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। कल से जो हम बताए हैं इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आपको बताएंगे। मतलब कल से मान के चलो आज चरखा में पिन लग गया, कल से प्रॉब्लम स्टार्ट, कल से आपका 11th का मैथ स्टार्ट पर डे मिलेगा। हो सकता है कि सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिले, हो सकता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी 11th में उतना हम प्रेशर दें, तो सैटरडे और संडे को वीडियो नहीं मिलेगा। बाकी हर दिन आपके पास टाइम से वीडियो पहुंच जाएगा, और आपको जिस टाइम में ये वीडियो चाहिए वो टाइम बता दीजिएगा। ऐसे तो अपलोडेड रहेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइम पर ही वीडियो मिल जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि ये आपको 8 बजे के आसपास मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसा लगा ये तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।